नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 30वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस एक के कानून को अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इसको अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दो प्रकार की इकाइयाँ एक दूसरे के परस्पर विरोधी इनकम्पैटिबल प्रतीत होते हैं। मुझे नहीं पता, क्या आप मुझे इसके पीछे का कारण बता सकते हैं कि क्यों ये दोनों तरह से इकाइयाँ एक ही स्थान समय में रहती हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन जो सवाल कर रहे हैं वो फर्स्ट डेंसिटी और सेकंड डेंसिटी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर फर्स्ट डेंसिटी भी है, सेकंड डेंसिटी भी है, और ये दोनों के दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल से हैं, क्योंकि एक तरफ तो मतलब पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जानवर हैं, दूसरी तरफ हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो डॉन को ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में तो कोई कंपैटिबिलिटी है नहीं, कोई मेल जोल तो है ही नहीं, तो दोनों दिखने में बिल्कुल अलग है ना? तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये दोनों एक ही स्थान समय में, यानी जैसे इस ग्रह पे है, एक ही जगह पे दोनों चीज़ें एक साथ कैसे रह सकती हैं? तो रा कहते हैं विकास क्रम यानी इवोल्यूशन पर लागू स्वतंत्र इच्छा इस प्रकार कार्य करता है, उस पर विचार करें। ऐसे रास्ते हैं जिनका अनुसरण मन, शरीर, परिसर जीवित रहने और प्रजनन करने और अपने फैशन में तलाश करने के प्रयास में करता है, जिसे अनजाने में विकास की संभावना के रूप में महसूस किया जाता है। विकास के ये दो कार्यक्षेत्र या रास्ते कई में से दो हैं। तो वो ये कह रहे हैं, ये देखो भाई, पहली डेंसिटी हो या सेकंड डेंसिटी हो, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, ये जितनी भी चीज़ें हैं, एक तरफ तुम्हारा पानी, हवा और ये सारी चीज़ें हैं, कह रहे इनके बीच में भी ऐसा होता है कि आपस में एक दूसरे जब घुल मिल रहे होते हैं ना, इनके बीच में भी प्रजनन चल रहा होता है, इनके बीच में भी फैशन चल रहा होता है, कि मतलब एक दूसरे को ढूंढने की तलाश या अपने रचयिता को ढूंढने की तलाश ये जारी रहती है कि हम हमें बनाया तो बनाया किसने। तो इस तरीके की ये ना संभावना उनके अंदर रहती है, जिसकी वजह से, उस जानने के कारण की वजह से इनका विकास होता चला जाता है। और जिसको जानने की ही इच्छा ना हो उसका विकास ही नहीं होगा। आप खुद सोच लीजिए ना दोस्तों, एक क्या कहते हैं, तालाब में पानी, ठहरा हुआ पानी, क्या होता है उसका? सड़ जाता है, वो खराब हो जाता है वो। लेकिन एक बहता हुआ पानी, उसके पास आप खड़े हो जाओ, किसी नदी के पास खड़े हो जाओ, किसी समुद्र के पास आप खड़े हो जाओ, आपको एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, जैसे कुछ बदलाव हो रहा है ना? वो जो बदलाव हो रहा होता है उसकी वजह से हमें एक अच्छी फीलिंग सी आ रही होती है। लेकिन अब अगर आप अपने जीवन में भी देखोगे ना, अगर आप मान लो कोई भी चीज़ रोज़ रोज़ करते चले जा रहे हो, एक पैटर्न है, मान लो एक डेली का रूटीन है आपका कि भाई सुबह उठना है, खाना पीना बनाना है, ठीक है, फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाके वही सेम तरीके का काम करना है, या फिर दुकान जाना है, दुकान पे जाके गल्ले पे बैठना है, ये सारी चीज़ें करनी है, या फिर कुछ भी काम आपको करना है, जो भी काम अपनी ज़िंदगी में आप कर रहे हो, उसके अंदर एक पैटर्न बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है। और उस रूटीन के कारण आप नोटिस करोगे धीरे धीरे ज़िंदगी ना, मतलब विकास तेज़ी से नहीं हो रहा होता, बल्कि और रुक रहा होता है, स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके की हर जगह पे चीज़ें चल रही होती हैं, किसी जगह पर तेज चल रही होती है, किसी जगह पर धीरे चल रही होती हैं। जो जानने के रास्ते पर निकलेगा उसका विकास तेजी से हो जाएगा, जो अभी अपने आप को ही समझने में लगा हुआ है या इस रूटीन में फंस गया है, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करे चले जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो होती है। और वो कह रहे हैं ये इस अनंत रचना को समझने के कई तरीकों में से केवल दो तरीके हैं। मतलब एक तो प्रजनन वाला हो गया एक तरीका, चलो ठीक है, एक हो गया ये वाला तरीका कि अपने आप को जानना और नई नई संभावनाओं की खोज करना कि भाई इस चीज़ को और कैसे किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। ये दो तरीके हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। अच्छा, ऐसा है, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक समाचार कार्यक्रम देखा था जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि डायनासोर अचानक हमारे ग्रह से क्यों गायब हो गए। मुझे पता है कि यह महत्वहीन है, लेकिन मैं बस सोच रहा था कि इसका कारण क्या था। तो रा कहते हैं ये इकाइयाँ अपने शरीर परिसर को नहीं खिला सकती थीं, यानी कि खाने की कमी के कारण वे गायब हो गए थे। तो वो कह रहे हैं कि भाई उस ज़माने में हुआ क्या था, इनके पास खाना वाना बचा ही नहीं था कुछ,
और भूख के मारे ये मर गए, फिर ऐसे ही हुआ इनके साथ। और हमें ये बताया गया वो आसमान से जी वो गिर गए, वो क्या कहते हैं एस्ट्रॉइड गिर गए, ये गिर गए और ख़त्म हो गए। राह कुछ बता रहे हैं, कहानियाँ कुछ चल रही हैं। अब या तो कहानियाँ मान लें या राह को मान लें। ये भी खैर दोस्तों हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, फ्री विल आप ही की है। खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। अब दूसरी घनत्वता में उभय लिंग यानी बाइसेक्सुअल प्रजनन की अवधारणा सबसे पहले उत्पन्न होती है, क्या यह सही है? तो दोस्तों ये जो मर्दों का मर्दों से संबंध, औरतों का औरतों से संबंध, इनको बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप्स बोलते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये ना हमने जानवरों में और इवन पेड़ पौधों में भी होती है बाय द वे, अगर आप लोगों ने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा हो या जाना हो। तो कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरी घनत्वता में ये सबसे पहले होती है शुरुआत। तो रा कहते हैं हाँ ये सही है, दूसरी घनत्वता में सबसे पहले शुरू होती है। तो आगे डॉन कहते हैं क्या आप मुझे शारीरिक परिसर के प्रजनन के इस तंत्र के पीछे का दर्शन बता सकते हैं, मतलब इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? तो रा कहते हैं दूसरी घनत्वता वह है जिसमें तीसरी घनत्वता के कार्य के लिए आधार तैयार किया जा रहा है। इस तरह यह देखा जा सकता है कि प्रजनन के लिए बुनियादी तंत्र तीसरी घनत्वता में दूसरे स्वयं और स्वयं की सेवा के लिए एक विशाल क्षमता में समाहित कैपिटुलेट होते हो जाते हैं। यह न केवल ऊर्जा हस्तांतरण ट्रांसफर के कार्यों द्वारा किया जा रहा है, बल्कि यह उन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाओं के प्रदर्शन के कारण भी होता है जो एक दूसरे से चुंबकीय रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार इन इकाइयों के पास कई प्रकार की सेवा के अवसर हैं जो स्वतंत्र इकाई के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो सेकंड डेंसिटी में क्या होता है ना, सेकंड डेंसिटी में भी यही चल रहा होता है, अट्रैक्शन तो रहता ही है। अट्रैक्शन इन द सेंस कि भाई आपस में एक दूसरे को, ये जितनी भी वो हो रही होती है ना, जितने चाहे जानवर हों पेड़ पौधे हों, ये भी एक दूसरे को जानने में लगे रहते हैं। तो आकर्षण तो उनके बीच में भी रहता है, यानी अट्रैक्शन तो उनके बीच में भी है, ऐसी बात तो नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इस वजह से होता क्या है, क्योंकि डायस्पोरा बहुत बड़ा है ना, मतलब कितने तरीके के जानवर हैं, कितने तरीके के पेड़ पौधे हैं, तो उसमें से कौन किससे कैसे अट्रैक्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अपने आप को अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं तो टेक्निकली देखा जाए तो थर्ड डेंसिटी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है, जानने की कोशिश की वजह से। तो होता क्या है, वो कह रहे हैं कि इस वजह से विभिन्न प्रकार की सेवाओं का एक ओपन उनके लिए एक वो है प्लेटफॉर्म। वहाँ पे अब ये भी हो सकता है एक मेल फीमेल को अपनी सेवाएं दे रही हो, मेल फीमेल को अपनी सेवाएं दे रहा हो। ये भी हो सकता है कि मेल मेल को सेवाएं दे दे और फीमेल फीमेल को सेवाएं दे दे। अट्रैक्शन तो कहीं पर भी बिल्ड हो सकता है ना, अट्रैक्शन का कोई ये तो है नहीं कि हाँ भाई दो, एक मेल और फीमेल है उन्हीं के बीच में होगा, है ना, ये तो नहीं है। ये तो इवन इंसानों के अंदर भी देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो जानवरों की बात हो रही है कि भाई वहाँ से शुरू हुआ है, जानवरों के अंदर से और पेड़ पौधों के अंदर से, ये इसकी वजह से। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ये जो होती है ना सेकंड डेंसिटी, इनके पास ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है, इनका जो ऑरा है वो लिमिटेड है। अब मतलब जैसे जानवर है उनका, मतलब कुत्ते हैं उनका एक ही गुट्टा है, उसी के अंदर ही हैं वो। अब इतना ज़्यादा उनके पास तो ओपन प्लेटफॉर्म है नहीं। यहाँ पर तो आज की डेट में डेटिंग वेबसाइट और ये और वो भराना ढिमाका, इधर से क्या कहते हैं फेसबुक से कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, इंस्टा पे लोग लगे पड़े हैं अपनी रील बनाने के लिए, और पता नहीं है ज़िंदगी की रील बन गई अच्छे से। तो खैर एनीवेज हम कोई नहीं होते किसी और की लाइफ के बारे में बोलने वाले, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर इतने अवसर हैं, वहाँ पर उतने अवसर नहीं है, लिमिटेड अवसर है उनके पास। डायस्पोरा बड़ा है, मतलब अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रजातियाँ हैं, लेकिन अवसर लिमिटेड है क्योंकि उनके बहुत छोटे छोटे गुट बना रखे हैं उन लोगों ने। तो आगे डॉन कहते हैं क्या इसका बुनियादी कारण, वास्तविक कारण तब एक रचयिता के अनुभव के अवसर को बढ़ाना था, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह ना केवल सही है बल्कि सभी घनत्वताओं में होने वाली कुंजी है, चाबी है उसकी। देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट बोला उन्होंने, कहा कि भाई जो चल रहा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जान के रखना कि तुम जो कर रहे हो, ये जानवर जो कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे कर रहे हैं, जो हवा कर रही है, जो पानी कर रहा है, जो तुम लोग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, ये इसकी जो कुंजी है ना वो ये है कि ये सारे अनुभव रचयिता ले रहे हैं। तो ये जो कुंजी है इससे डिसाइड तुम कर सकते हो कि भाई हाँ तुम रचयिता को क्या वो देना चाहते हो अनुभव। तुम अच्छा भी दे सकते हो, तुम बुरा भी दे सकते हो, ये वो चाबी है। अगर तुम इस चाबी को समझ जाओ कि भाई मुझे रचयिता को ये देना है और मैं रचयिता को उस तरीके से दे सकता हूँ जिस तरीके से मेरे शब्द, सोच और कर्म होंगे, जैसे तुम करते चले जाओगे वैसे अनुभव रचयिता को मिलते चले जाएंगे। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे रचयिता को भी खुशी होगी, अरे वाह इन्होंने मुझे अनुभव भी बहुत अच्छे दिए और अब ये डिजर्व भी करते हैं भाई नए घर में आने के लिए।
वरना अगर देखा जाए तो कौन से माँ बाप ऐसे चाहेंगे कि नालायक बच्चे हों और क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तो जी ये नया वाला घर चाहिए, पापा मेरे को फरारी दिला दो, मसराटी दिला दो, और मतलब कर्म तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम्हें मोटरसाइकिल भी ना दी जाए तो अच्छा है। मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी की बात है, तुम्हें साइकिल भी ना दी जाए तो अच्छी बात है। तो वही है ना। तो रचयिता को भी देखो दोस्तों, रचयिता को ना कभी भी अपने से अलग सोच के नहीं चलना चाहिए। जो आप कर रहे हो ना वो सारे अनुभव रचयिता आपके अंदर से ले रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है इस चाबी को अपने हाथ में लेकर रचयिता को क्या अनुभव देने हैं आपने, यानी क्रिएटर को क्या एक्सपीरियंसेस देने हैं आपने। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल प्रजनन की प्रक्रिया या इसका दर्शन दूसरी घनत्वता वाली इकाइयों के आध्यात्मिक विकास में एक भूमिका निभाता है? तो वो कह रहे हैं क्या ये जो बाइसेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं इसका कुछ रोल है कि सेकंड डेंसिटी के जो बीइंग्स हैं, ये जो जानवर पेड़ पौधे हैं, इनके आगे के विकास में कुछ फ़ायदा है इसका? तो रा कहते हैं ऐसा कुछ इकाइयों या प्रजातियों के कुछ हिस्से में अलग अलग उदाहरणों में होता है। अधिकांश भाग के लिए अब तक यह दूसरी घनत्वता के मामले में नहीं है। आध्यात्मिक क्षमता तीसरी घनत्वता की है। तो वो कह रहे कि देखो सेकंड डेंसिटी की अगर तुम बात करोगे ना उसमें ऐसा नहीं है कि सभी जानवरों के अंदर ऐसा है, या लेकिन अधिकांश भाग तो ऐसे इससे छूटा हुआ है। कुछ कुछ जानवर ऐसे हैं उनके बीच में ऐसा हो जाता है, ठीक है। और वो कह रहे हैं लेकिन अगर तुम आध्यात्मिक लेवल पे अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि आध्यात्मिक लेवल पे इसका रचयिता के लिए कोई फ़ायदा है, तो या फिर तो उनके विकास के लिए कोई फ़ायदा है, तो कह रहे कि नहीं, अध्यात्म तो तीसरी घनत्वता वालों के लिए है सीखना, क्योंकि वो अपने आप को और दूसरों को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से आध्यात्मिक रास्ता तीसरी घनत्वता का है। तो आगे डॉन कहते हैं मैं सोच रहा था कि क्या नर बिल्ली यानी एक मेल कैट गैंडोल्फ, जो कि इनकी एक कैट हुआ करती थी उसका नाम था गैंडोल्फ, उस तंत्र से या अन्य तंत्र द्वारा आध्यात्मिक क्षमता या समझ बढ़ाने में किसी तरह से लाभान्वित हुआ है। तो वो कह रहे कि हमारे पास भी एक मेल बिल्ली है, ठीक है ना, एक मेल कैट है, गैंडोल्फ नाम है उसका। क्या इस तंत्र से मतलब हो सकता है कि उसका बाहर जाता हो तो उसका किसी मेल उससे लगाव हो या किसी फीमेल बिल्ली से लगाव हो, तो इस तरीके से क्या उसका कोई आध्यात्मिक वो मतलब कुछ फ़ायदा हुआ है उसको आगे निकलने में, समझने में? तो रा कहते हैं हमने इस जानकारी की जांच की है और हम इसे हानिकारक पाते हैं। दूसरी घनत्वता की इकाई जिसका नाम गैंडोल्फ है, पहले पिछले व्यक्तिकरण यानी इंडिविजुअलाइजेशन के कारण इसकी प्रजाति एक दुर्लभ नमूना है। दूसरा, इस विशेष जीवन अनुभव में बड़ी मात्रा में निवेश के कारण है। यह इस संस्था की प्रगति में सबसे बड़ा उत्प्रेरक है। तो वो कह रहे कि ये देखो, हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये थोड़ी सी ये है कि पर्सनल लेवल की हो जाती है, तो इसको एक तरीके से तुम फिर गैंडोल्फ को पता नहीं कैसे देखने लग जाओगे, अपनी बिल्ली को पता नहीं किस नज़रिए से देखने लग जाओ तुम। तो उन्होंने फिर बात को बोला सेकंड डेंसिटी पे डाला। उन्होंने कहा सेकंड डेंसिटी का जो गैंडोल्फ जो तुम्हारा ये बिल्ली बिलौटा है, कहता है कि इसके केस में मतलब बिल्लियों के केस में ये बड़ा दुर्लभ नमूना है, कम ही देखा गया है, इतना हुआ नहीं है। कह रहे लेकिन क्योंकि तुमने इसे पाला है और तुमने इसे प्यार किया है, उस वजह से उसके कारण इसकी ये जो आगे की प्रगति है ना ये तेजी से बढ़ गई है। और इसमें जो उत्प्रेरक यानी जो कैटलिस्ट लगा ना वो तुम्हारा प्रेम लगा है, इस वजह से इसकी प्रगति अब आगे हो रही है। फिर वो आगे कहते हैं यह बहुत ही असामान्य है जैसा कि हमने कहा है। हालांकि उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल प्रजनन के अनुभव जो गैंडोल्फ इकाई की प्रकृति के थे, किसी अन्य इकाई के साथ एक असामान्य संबंध के कारण कुछ हद तक आध्यात्मिक लाभ के थे। आप उसे भी एक बिल्ली कहते हैं। यह इकाई पिछले जीवन के अनुभवों या निवेश के कारण असामान्य रूप से तीसरी घनत्वता में जाने के लिए तैयार है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उसके रिश्ते में पहचानने योग्य प्रेम मौजूद था। तो वो कह रहे कि ये जो तुम्हारा बिलौटा है ना, ये जो तुम्हारी जो मेल कैट है, कहते हैं इसका ना बाहर किसी और बिल्ली से वो हो गया, भैया चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, वो हो गया इसका। तो कह रहे थे उस वजह से हुआ क्या है कि इसको उस प्रेम का ना आभास हो गया है। तो एक इस तरफ से तुम्हारा प्रेम मिल रहा है, दूसरी तरफ से उसे उस बिल्ली का भी प्रेम मिल रहा है। तो उस प्रेम के कारण अब इसका लेवल ऐसा हो गया है कि हाँ अब ये तीसरी घनत्वता में जाने लायक हो गया है, और अब ये धीरे धीरे इन रिश्तों को समझने भी लगा है। और इन दोनों रिश्तों में उससे प्रेम के मौजूद होने के कारण अब वो उसका एक तरीके से एक आध्यात्मिक लेवल पे वो जा सकता है कि हाँ उसे प्रेम का तो पता चला ना,
अगर उसे प्रेम का पता चला है तो ये तीसरी घनत्वता में जाने के लायक है। अब वो कैसा भी प्रेम हो सकता है, खुद का भी हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, धन्यवाद। क्या आप मुझे सूरज के चारों ओर हमारे प्रत्येक ग्रह के आध्यात्मिक सिद्धांतों के विकास तथा वहाँ के प्राणियों के विकास क्रम के संबंध में उनके कार्य का एक संक्षिप्त इतिहास बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, हम आपको केवल उन ग्रहों का आध्यात्मिक विवरण देंगे जिन पर व्यक्तिगत इकाइयों का अनुभव किया जा चुका है या किया जा रहा है या किया जाएगा। आप अन्य क्षेत्रों के लोगोस का हिस्सा समझ सकते हैं। हम वीनस के नाम से जाने वाले ग्रह को लेते हैं। यह ग्रह क्षेत्र उनमें से एक था जहां तेजी से विकास क्रम हुआ था। यह हमारी मूल पृथ्वी है, यानी कि हम यहीं के मूल निवासी हैं, और इसकी सतह पर रहने वाली इकाइयों की तेजी से हुई प्रगति का कारण उनके बीच का सामंजस्यपूर्ण हारमोनियस व्यवहार था। कह रहे कि हम तो वीनस के थे। हाँ, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी पृथ्वी है, हमारे लिए हमारा वीनस हुआ करता था। हम तो वहाँ के मूल निवासी हैं। अब हम सूरज के अंदर हैं, लेकिन पहले हम वीनस में हुआ करते थे। और आगे बढ़ने का हमारा तेजी से का जो कारण था ना, वो ये था कि हम आपस में एक दूसरे से बड़े प्रेम प्यार से रहते थे। इस वजह से हर कोई एक दूसरे की मदद करने में लगा हुआ था। इस वजह से हम तेजी से आगे निकल गए सारे के सारे। फिर वो कहते हैं, जैसा कि आप पहले ही मार्स के रूप में जाने वाली इकाई की चर्चा कर चुके हैं, इस इकाई को मध्य तीसरी घनत्वता में रोक दिया गया था। इस प्रकार इसके सतह पर रहने लायक स्थिति की कमी के कारण यह ग्रह प्रगति को जारी रखने में असमर्थ रहा। यह ग्रह आपके कुछ शांत समय, शताब्दी यानी मिलेनिया के लिए उपचार के दौर से गुजर रहा होगा। तो वो कह रहे कि अब तुम मार्स का केस ले लो। वीनस का हमने तुमने बता दिया, अब तुम मार्स का केस ले लो। मार्स के केस में इन्होंने अपने प्लेनेट पे ऐसी मतलब आतंक मचा दिया था कि भाई अब उस केस में तो कुछ किया नहीं जा सकता था। उनकी थर्ड डेंसिटी ही बीच में रुक गई, ठीक है ना, उसको रोक दिया गया। तो मर गए सारे वहाँ पे, कि वहाँ से उठा के तो फिर यहाँ पर लाए गए। तो वो कह रहे हैं कि अब इस ग्रह में ये नहीं हो सकता कि भाई कोई लाइफ वहाँ पे क्रिएट की जा सके। लेकिन हाँ, अभी कुछ समय लगेगा, कुछ मिलेनियम्स लगेंगी, मतलब कई सौ साल लगेंगे, तब जाके ये ग्रह दोबारा ठीक होगा। अभी इसका उपचार चल रहा है, मतलब इस ग्रह की भी अभी वो चल रहा है, उपचार चल रहा है, उसकी तबीयत ठीक की जा रही है। तबीयत सोच लो दोस्तों, इनके लिए तबीयत ठीक करना है। वो एक हम है यहाँ पे दवाई खाई और लेट गए बिस्तर के ऊपर, एक इनकी तबीयत है, सीधा ग्रह की तबीयत ही ठीक कर दो। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। फिर आगे वो कहते हैं, जिस ग्रह पर आप निवास करते हैं उसका एक आध्यात्मिक इतिहास है जो आपको अच्छी तरह से पता है, और आप चाहें तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि हमने इस विषय पर काफ़ी हद तक बात की है। शनि के रूप में जाने वाला ग्रह अनंत बुद्धिमानिता के लिए एक महान समानता एफिनिटी रखता है, और इस प्रकार यह समय स्थान के अपने चुंबकीय क्षेत्र में उन लोगों द्वारा बसा हुआ है जो आपके सिस्टम की रक्षा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, शनि ग्रह के मामले में इसका मतलब राय ये कह रहे हैं कि शनि ग्रह जो है हमारे पूरे सौर मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस्ड अगर कोई प्लैनेट है तो वो सैटर्न है, यानी शनि ग्रह। तो वो कह रहे हैं अपने वहाँ के समय स्थान में रहते हैं, यानी वो अदृश्य, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो अदृश्य होकर रहते हैं। उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अदृश्य होकर रह सकते हैं, और उनके पास वो सारी पावर्स हैं, सारी चीज़ें हैं जो कि अनंत बुद्धिमानिता के द्वारा उनको मिली है। यानी ये जो हमारे लोगोज हैं ना, या कह लो हमारे एक रचयिता जो हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे एक रचयिता का हिस्सा ही है ना, तो जो ज्ञान उनके पास है वही ज्ञान इनके पास भी है। तो कह रहे उनका और इनका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है दोनों का आपस में साथ में। कह रहे इस वजह से वो भी बहुत एडवांस्ड हैं, और वो इस पूरे सोलर सिस्टम का ध्यान रखते हैं कि भाई इस सोलर सिस्टम के अंदर कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम रक्षक हैं इसके। और आपको याद होगा मेल्डेक वाला केस, याद होगा, ऐसी मेल्डेक के अगर आप आगे जाके और देखोगे ना, एक ग्रह और फूटा पड़ा है, हमें नाम नहीं पता उस ग्रह का। वो उस ग्रह के पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो ग्रह की पूरा तहस नहस हो गया था वो ग्रह। इनका युद्ध हुआ था आपस में, और जो हुआ फिर तो आपको पता ही है, ये इंटरप्लैनेटरी वॉर्स होती हैं दोस्तों, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता इनके बारे में कुछ भी। खैर वो आगे कहते हैं, यूरेनस के रूप में आपको ज्ञात ग्रहीय इकाई धीरे धीरे पहले घनत्वता के माध्यम से आगे बढ़ रही है, और इसमें सभी घनत्वताओं के माध्यम से जाने की क्षमता है। ओह अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि यूरेनस जो तुम्हारा प्लैनेट है ना, यूरेनस तो खैर काफ़ी आगे है, कह रहे वहाँ पे अभी फर्स्ट डेंसिटी है, ठीक है, फर्स्ट डेंसिटी चलनी शुरू हो गई है अच्छे से, उसका अंदर का एनवायरनमेंट अभी बहुत बढ़िया बन गया है। लेकिन अभी भी वहाँ पर ऐसा है कि अगर इस प्लैनेट से कुछ होता है, किसी को यहाँ से निकाल के या इस पूरे सौर मंडल से किसी को निकाल के
अगर यूरेनस पे रख दिया जाए ना तो वहाँ पे सभी घनत्वताएं अवेलेबल हैं, चाहे तो वहाँ पर कोई किसी भी घनत्वता की शुरुआत की जा सकती है, चौथी हो, तीसरी हो, दूसरी हो या पांचवी हो, कुछ भी घनत्वता वहाँ पे शुरुआत की जा सकती है। वो प्लैनेट इस अपने आप को इस लेवल पे लाके बना चुका है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि क्या किसी अन्य ग्रह में आध्यात्मिक विकास हुआ है। आपने कल कहा था कि इस प्रमुख गैलेक्टिक प्रणाली का अधिकांश भाग लोगोस के एक भाग के रूप में आध्यात्मिक रूप से निवास करता है। इससे आपका क्या मतलब है कि इस प्रमुख गैलेक्टिक प्रणाली के केंद्र के निकट जो तारे हैं वहाँ ग्रहीय प्रणालियाँ नहीं हैं, क्या यह सही है? तो दोस्तों वो ये कह रहे हैं, डॉन कह रहे कि आपने हमें बताया था पहले कि ये जो हमारा गैलेक्टिक सेंटर है इसके आसपास जो है ना यहाँ पर ग्रह नहीं है। यहाँ पे जितने भी, और दोस्तों देखो गौर से भी देखोगे ना यहाँ पे ग्रह कम दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइट ही लाइट के बनी हुई ये सारी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो डॉन ये पूछ रहा है कि आपने कहा था कि भाई यहाँ पे ग्रह नहीं है ज़्यादा, ग्रह जितने भी लगाए गए हैं वो तो बाहर लगाए गए हैं, यहाँ पे तो ज़्यादातर सूरज रोशनी वोशनी ये इसी तरीके के कुछ होंगे जो भी बने हुए होंगे। तो रा कहते हैं यह गलत है। लोगोस ने स्वयं को आपके गैलेक्टिक प्रणाली में हर जगह वितरित डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, हालांकि आपके कुछ और केंद्रीय सूर्य प्रणालियों का समय स्थान निरंतरता बहुत आगे है। तो दोस्तों वो पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ग्रह नहीं है, वहाँ पर ग्रह हैं, लेकिन हमसे तो खैर बहुत ही एडवांस्ड हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन कई सूरज इस पूरे की पूरी गैलेक्सी के अंदर कई सूरज ऐसे हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, मतलब हमारे सूरज से भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, मतलब रा से भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। वो कह रहे हैं कि वो जो होते हैं ना उनके जो ग्रह होंगे वो ग्रह भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होंगे आध्यात्मिक लेवल पे, क्योंकि वो अपने सूरज को उससे सीख कर समझ कर और इस गैलेक्टिक सेंटर से सीख कर समझ कर आध्यात्मिक विकास के रूप में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। और जैसे जैसे जो जो आगे जाता जाएगा ना वो इस गैलेक्टिक सेंटर के पास चलाता जाएगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा सीखना आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है और वो काफ़ी एडवांस हो गए हैं। तो धीरे धीरे यहाँ गैलेक्टिक सेंटर के पास ज़्यादा इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो सूरज होगा उसके पूरे सौर मंडल वो सारे के सारे यहाँ से जाके गैलेक्टिक सेंटर के पास लगेंगे। तो आगे डॉन कहते हैं ठीक है, तो क्या आप आमतौर पर यह कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस प्रमुख गैलेक्टिक प्रणाली के केंद्र के करीब आते हैं वहाँ आध्यात्मिक घनत्वता अधिक है। मैं इस शब्द का उपयोग करूँगा या यह सामान्य जनरल आध्यात्मिक गुणवत्ता क्वालिटी उस क्षेत्र में उन्नत है। तो वही डॉन ने सवाल पूछ लिया, अच्छा तो मुझे समझ में आया कि जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा वो धीरे धीरे इस गैलेक्टिक सेंटर पे यानी इस सेंटर पे इसके पास चलाता जाएगा, मतलब उसके सूरज और उसके ग्रह उसके आसपास ही चले जाएंगे। तो रा कहते हैं यह इस सत्र का अंतिम पूर्ण प्रश्न होगा क्योंकि कार्ला को कुछ असुविधा हो रही है, हम उसे थकाना नहीं चाहते हैं। वो जिनका आध्यात्मिक घनत्व या द्रव्यमान आपकी आकाश गंगा के केंद्र की ओर है वह ज्ञात है, हालांकि यह अलग अलग काल अतीत अवस्थाओं के कारण होता है जिसके दौरान ग्रहों के गोले आपस में कोएलेस करते हैं। ओह, स्थान समय की प्रक्रिया की शुरुआत पहले हो रही है, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि जैसे जैसे आप गैलेक्टिक स्पाइरल के केंद्र तक पहुंचते चले जाओगे। तो वो यही कह रहे हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं कि ये यहाँ जाकर ना सारे जो ग्रह होते हैं ना वो भी आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं, मतलब आपस में ऐसा नहीं है ग्रह एक दूसरे से दूर रहेंगे, वो भी एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं। सूरज के सूरज एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं, ग्रह के ग्रह सूरज के साथ मर्ज कर सकते हैं, और इस रोशनी के आसपास मतलब जो डिस्टेंस होंगे ना वो कम होंगे। मतलब जैसे अभी हमारा मान लो, अगर इसको हम ऐसे मान के चले ये वाला सूरज है, हालांकि ये क्लस्टर है, ये प्लैनेट्स का क्लस्टर है, यहाँ पर भी एक सूरज और उसका क्लस्टर है, कोई गैलेक्सी है ये भी अपने आप में। तो वो कह रहे हैं कि मान लो अगर ये सूरज है और इसको एक हम प्लैनेट मान लें, तो कह रहे हैं कि उस केस में ये जो प्लैनेट है ना खिंच के इसके पास पास आ जाते हैं सूरज के, और ये सूरज इन प्लैनेट्स को लेके अपने साथ साथ, क्योंकि ये सारे के सारे अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ गए, इनके बीच का प्रेम भी बहुत अच्छे से समझा इन्होंने, ये करते 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 धीरे धीरे यहाँ गैलेक्टिक सेंटर के पास आ जाते हैं। और ये सारे के सारे, आपको पता है दोस्तों ये चीज़ इस किताब में ही आगे है कि, या फिर कह लो कि हमारे अध्यात्म में भी अगर आपने कहीं पढ़ा हो, तो ये जो रचयिता है ना हमारे, ये सह रचयिता जो है हमारे, इनके आसपास ये जितने भी लगे हुए हैं ना, किसी की मजाल नहीं है कि इसके अंदर घुस जाए वो। इन सब ने ऐसे घेर के रखा होता है, चक्रव्यूह की रचना की होती है, और इस चक्रव्यूह को ना तो ओराइन ना कोई और ग्रह, कोई भेद ही नहीं सकता इसको। कितने भी बड़ा सिस्टम उठा के, सोलर सिस्टम उठा के ले आओ तुम, पूरे के पूरे ग्रह के ग्रह उठा के लेके आ जाओ सारे,
तुम यहाँ लेके आओगे ना, यहाँ पर अगर तुम आए और यहाँ युद्ध छिड़ गया तो ये पूरा का पूरा तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये सारे के सारे, क्योंकि अध्यात्म का बहुत हार्डकोर ज्ञान होता है इनको। एक एक चीज़, रचयिता की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सबका ज्ञान होता है इनको। हालांकि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि भाई वो पावर्स क्या होंगी, लेकिन जो भी होंगी, रचयिता तो रचयिता है ना यार, रचयिता तो कुछ भी कर सकते हैं। तो रचयिता की पावर अगर इनके पास है तो इनके आसपास वालों के पास भी उतनी ही पावर होगी। ये इनका भी ध्यान रखते हैं और ये इनका ध्यान रखते हैं, तो सारे बच्चे और पिता सारे आपस में एक जगह पे इकट्ठे हो गए। ठीक है ना। तो खैर दोस्तों, इस सत्र का अंत यहीं होता है, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वसु। धन्यवाद।